नमस्कार साथियों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हो तो उन्हें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। यह सत्य घटना है शारदा देवी के बारे में। शारदा देवी का जन्म गुजरात के भानगौर गांव में हुआ था और उनका विवाह पोरबंदर शहर के व्यापारी जीवनलाल के साथ हुआ था। जीवनलाल एक संयुक्त परिवार में रहते थे। कुल 5 भाई और 4 बहन तथा माता पिता का भरा पूरा परिवार था। शारदा देवी ने एक पत्नी और बहू होने के सारे फर्ज निभाए, तन मन से अपने ससुराल वासियों की सेवा की, पर शारदा देवी को बदले में सुख नसीब ना हुआ। शारदा देवी की सास और नंद शारदा देवी से जानवरों जैसा बर्ताव करते थे। उनके गहने कपड़े भी छीन लेते थे। बीमार होने पर और गर्भवती होने पर भी शारदा देवी से घर का काम कराते थे। शारदा देवी ससुराल के अमानवीय अत्याचारों को सह सह कर जीती गईं। जीवनलाल कमाते तो खूब थे, पर उन्हें जुआ खेलने की गलत आदत भी थी। अपनी बुरी आदतों में मस्त जीवनलाल अपनी पत्नी के साथ हो रहे अत्याचार को रोकने की बजाय अपनी माँ और बहन की बात सुन सुनकर पत्नी को ही भला बुरा कहते रहते और कभी कभी तो गुस्से में शारदा देवी के साथ मारपीट भी कर लेते थे। घर का काम करने और परिवार की सेवा करने के बावजूद शारदा देवी को दुख और तकलीफें मिलने की वजह से उनका जिंदगी से जी भर गया और तकलीफ में खुद के पति को अपने साथ न पाकर शारदा देवी ने जिंदगी का दामन छोड़ दिया। ऐसा कहा जाता है कि शारदा देवी ने जानबूझकर गर्भावस्था के दौरान देसी घी के लड्डू भरपेट खाए थे, ताकि गर्भावस्था में उन्हें जहर चढ़ जाए और खुद की जान निकल जाए। पत्नी की मृत्यु से जीवनलाल और उनके दोनों बच्चे दुखी हुए और शारदा देवी की सास और नंद को कई बार शारदा देवी की आत्मा ने अपने होने का एहसास दिलाया था। एक बार की बात है, जब शारदा देवी की नंद ने उनका सोने का हार पहना था, तब शारदा देवी की आत्मा ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया था और उनकी छाती पर शारदा देवी की आत्मा बैठ गई थी। और जब तक उनकी नंद ने शारदा देवी का वह हार गले से नहीं निकाला, तब तक उनको जमीन से उठने नहीं दिया था। शारदा देवी के स्वर्गवास के उपरांत जीवनलाल परिवार के किसी प्रसंग में जाते थे तो अपनी मृत पत्नी को याद करके रो देते थे और कहते थे कि काश मैंने अपनी पत्नी की तकलीफों को समझा होता तो जिंदगी कुछ और होती। शारदा देवी की सास दिवाली बहन का स्वर्गवास भी 103 वर्ष की आयु में हुआ। अपने कर्मों के कारण अपने अंतिम दिनों में दिवाली बहन 5 पुत्रों की माता होते हुए भी सब पर बोक बनकर जी। शारदा देवी की नंद आज भी अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। उनकी आयु 80 साल है और वह पोरबंदर के खारवा वार्ड विस्तार में पुराने खंडहर जैसे मकान में लावारिस की तरह पड़ी हुई है। शारदा देवी के गहने और कपड़े आज भी उनकी वृद्ध नंद के कब्जे में हैं, पर वह उठकर उसे ना तो देख सकती है, न ही उन्हें छू सकती है। ऐसा लगता है कि शारदा देवी की आत्मा ना तो अपनी नंद को मरने दे रही है, ना तो उसे माफ कर रही है। महत्वपूर्ण सूचना, इस लेख में लिखे गए पारलौकिक शक्तियों के प्रभाव और उनके अस्तित्व पर जो भी टिप्पणियां की गई है, वह सिर्फ लेखक के विचार, अनुभव, एकत्रित की हुई इंफॉर्मेशन और अन्य व्यक्तियों के अपने साथ हुए अनुभव का वृतांत है। वेबसाइट पाठकों को किसी भी अंधश्रद्धा या तांत्रिक, ओझा, होम, हवन या किसी भी प्रकार के भूत भगाओ इलाज कराने की सलाह सूचन नहीं देता है। पारलौकिक अनुभव वास्तविकता में एक कभी ना सुलझने वाली पहेली की तरह होते हैं, इसलिए पाठक कृपया अपने विवेक से काम लें। मेरा नाम हिरल महेता है और मैं सूरत का रहने वाला हूँ। GS रोड पर हमारी किराने की बड़ी दुकान है। आज मुझे हमारी दुकान पर काम करने वाले ललित के बारे में बात करनी है। ललित वैसे तो एक मेहनती लड़का था, पर शायद उसे कुछ दिमागी तकलीफ थी। उसे गुस्सा काफी जल्दी आ जाता था और वह थोड़ा मुंहफट भी था। गरीब घर का लड़का समझकर हम उसे काम तो दे दिया, पर हमें मालूम नहीं था कि यही हमारी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। आज ललित तो इस दुनिया में नहीं है, पर ललित का खौफनाक प्रेत दुकान पर दिन रात मंडराता रहता है। 1 साल पहले एक दुखियारी औरत हमारी दुकान पर आई। उसने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे बेटे के लिए कुछ काम ढूंढ के दीजिए। मेरे पापा ने फौरन उन्हें कहा कि आपके बेटे को कल से यही काम पर भेज दीजिए। इस तरह ललित को जाने बिना ही काम पर तो रख लिया, पर धीरे धीरे ललित का गुस्सैल स्वभाव सामने आने लगा। तब ललित हमारे लिए मुसीबत बन गया। पापा ने उसे कई बार समझाया, पर उस लड़के पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन ललित हमारे पुराने ग्राहक से झगड़ पड़ा और वह ग्राहक बिना सामान लिए दुकान से चला गया। मेरे पापा को और मुझे काफी गुस्सा आया, चूंकि अब ललित की वजह से हमारा बिजनेस खराब हो रहा था। मैंने और पापा ने उसे खूब डांट कर घर चले जाने को कहा और उसे यह भी बोल दिया कि तुम कहीं और काम ढूंढ लो। ललित गुस्से में तिलमिलाता हुआ अपनी साइकिल लेकर घर की ओर चला गया। हम भी अपने काम में जुट गए।
तभी अचानक ललित फिर से दुकान के सामने आ धमका। ललित के सिर से खून बह रहा था तो हमें चिंता हुई। हम फौरन उसके पास दौड़ गए और उसे पूछने लगे कि क्या हुआ। ललित कुछ बोल नहीं रहा था। हम भी टेंशन में आ गए कि क्या करें। पापा ने मुझे दवाई लाने मेडिकल स्टोर भेजा ताकि उसकी मरहम पट्टी की जा सके। अभी मैं दवाई लेकर आया ही था कि मेरे पापा के फोन की घंटी बजी। पापा ने फोन उठाया और बात की। फोन पर कोई पुलिस ऑफिसर था। उस पुलिस वाले ने कहा कि आपकी दुकान पर कोई ललित नाम का लड़का काम करता था। पापा ने फौरन हाँ कहा। उसके बाद उस पुलिस वाले ने यह कहा कि आप जल्दी से मेन रोड पर आ जाइए। उस लड़के का एक्सीडेंट हो चुका है और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई है। यह बात सुनकर मेरे पापा के तो पसीने छूट गए। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो पापा ने कहा कि ललित तो मर चुका है। हम दोनों ने मुड़ कर देखा तो पता चला कि हमारी दुकान से ललित और उसकी साइकिल गायब थे। यानी कि जो अभी अभी हमारी दुकान पर आया था वह ललित का प्रेत था। हम घटनास्थल पर गए तो हमने देखा कि ललित की साइकिल ट्रक के पहिए के नीचे कुचली पड़ी थी और ललित के सिर पर गहरी चोट आई थी, जिसकी वजह से वहीं स्पॉट पर उसकी मौत हो चुकी थी। कई लोगों ने इस बात की पुष्टि भी कर दी। मेरे पापा ने ललित का अंतिम संस्कार करवाया। उसकी मां को 2 लाख रुपए भी दिए और कभी कभी पापा ललित की मां के घर किराने का सामान भी मुफ्त में भिजवा दिया करते हैं। आज भी कई बार ललित का प्रेत हमारी दुकान में नजर आता रहता है। कभी कभी दुकान के बाहर साइकिल के साथ ललित खड़ा नजर आता है और हमारे कई ग्राहक को भी ललित डराता रहता है। शायद मरने के बाद भी ललित के गुस्सैल स्वभाव ने उसका पीछा नहीं छोड़ा है। पापा कभी कभी कहते हैं कि ललित को काम से नहीं निकाला होता तो शायद वह आज जिंदा होता, पर मैं पापा को सांत्वना देकर समझता रहता हूं कि मौत और ग्राहक कभी भी आ सकते हैं, उसे कोई टाल नहीं सकता। उसका समय पूरा होना था, इसीलिए वह चला गया। वह एक एक्सीडेंट था, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है।